हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनटीए यूजीसी नेट ज़ेरफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व the most important MCQs and PYQs as well, right? So I have brought up to you the most important questions, and the questions are very much important from the exam perspectives. So अगर आपने प्रीवियस सेशंस में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं PYQs के एंड MCQs के कॉम्बिनेशन से। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने यूनिट 1 to 5 भी कंप्लीट कराया है, थ्योरी पार्ट। आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं आपको यूनिट 1 to 10 कंप्लीट करके दूंगी, थ्योरी पार्ट। And along with the theory part, I'll take MCQs and PYQs session as well, which are very much important from the exam perspective. वो सारे क्वेश्चंस का एक यू कैन से दैट बकेट में लेकर के आती हूँ, जिनमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड उनके बेसिस पे नए क्वेश्चन के किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, मैं वो भी बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे किस तरह के नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? हम जो भी पढ़ेंगे वो क्वालिटी पढ़ेंगे, और क्वालिटी के साथ साथ हम क्वांटिटी भी मेंटेन करेंगे, बिकॉज आई बिलीव इन बोथ। आई वी शुड मेंटेन और क्वालिटी स्टडी एंड एज वेल एज वी शुड मेंटेन क्वांटिटी इसलिए क्योंकि अगर हम सपोज, क्योंकि क्वालिटी वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी जहां पे आप थ्योरी पार्ट कर रहे हैं। थ्योरी में अगर आप क्वालिटी वाइज नहीं पढ़ेंगे, उसके डेप्थ में जाकर के नहीं पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्पेशली, तो आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में सपोज आपने रट्टा मार भी लिया तो एग्जाम में आप भूल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में एनटीए ट्रिकी क्वेश्चन बना के पूछता है। आपके पास वो ऐसे ऑप्शन नहीं डालता कि आपने ठीक है 4 ऑप्शन दे दिए, एक बिल्कुल अलग सा है और बाकी 3 अलग से लग रहे हैं। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेंगे। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो सकता है। यही गड़बड़ होता है और यहीं पे कंफ्यूज होकर के लोग क्वेश्चंस को गलत करते हैं। और कॉन्फिडेंस ये भी रहता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, कि हमें लगता है कि हम सारे क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यूजीसी की ने जो क्वेश्चन के फॉर्मेशन पूछ का जो पैटर्न स्टार्ट किया है पूछने का, वो अलग किया है। लाइक पिछले क्वेश्चंस आप देखेंगे, पिछले कुछ मतलब पास्ट यू कैन से 7-8 ईयर्स एगो अगर आप जाएंगे, उन क्वेश्चंस को उठा के देखिए और आपके क्वेश्चंस को उठा के देखिए, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के हुआ करते थे, वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, राइट? अब क्वेश्चन एक कहते हैं कि ऑप्शंस बनाते हैं, एक तरह से 4 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट? क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑल्सो जो ऑप्शन का जो फॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि सारे सारे ही ऑप्शंस अगर आपको सही नजर आते हैं, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, थॉरली नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है थ्योरी पार्ट को, तो आपको सारे ऑप्शन ही सही लगते हैं। उनमें से आपको एक जो ज्यादा सही लगता है वो आप टिक करके आते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आप फट से पकड़ लेंगे कि नहीं, ये सारे में डिफरेंस क्या है, क्या कहना चाहता है। ऑप्शंस के डिफरेंस को आप समझ पाएंगे। That's how we say that this is the quality study. क्वालिटी तो वो हो गया कि आपने थ्योरी पार्ट में किया, जहाँ पे आपने कॉन्सेप्चुअली रीडिंग की, कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया, डेफिनेशंस को समझा। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वालिटी के साथ साथ, क्योंकि क्वालिटी आपकी काम आएगी जो आपने थ्योरी पार्ट में किया है वहां पर, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वांटिटी, जब क्वांटिटी की बात करते हैं अगर हम, तो क्वांटिटी इसलिए मैं बात करती हूँ कि क्वांटिटी भी मेंटेन करना जरूरी है। बिकॉज आप सपोज हर दिन 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 5 क्वेश्चन लेते हैं, और ऐसे करके लाइक जब तक एग्जाम आपके आते हैं हर दिन 5-5 करते हैं, तो सिर्फ उतने ही क्वेश्चन से सपोज आपने कितना सारा क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत करेंगे तो 500 क्वेश्चन कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको पता नहीं होता है, यू नेवर नो। क्वांटिटी को भी मेंटेन करना जरूरी है, कि हम क्वालिटी के साथ साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हम क्वांटिटी को भी मेंटेन करें। हम दिन में कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली, तब हमारा जाके कंप्लीट होगा। या तो अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो आप वीकली कर लीजिए, वीकली आप 100 क्वेश्चंस की सीरीज उठा के ले लीजिए,
तो अगर आप वीकली 100 क्वेश्चन की सीरीज करते हैं तो सिर्फ एक वीक में एक सीरीज ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी नहीं है। आप एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन की या फिर 100 क्वेश्चन की यू कैन से ऑल्टरनेटिवली कर लीजिए, 100 क्वेश्चन की सीरीज ले लीजिए ऑल्टरनेटिवली। इस तरह से कर पाएंगे। आप डेली डेली 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। राइट। सो हम ये हो गया ज्ञान की बातें, और आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं ये स्क्रीन पर जो भी सारे क्वेश्चंस अभी आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, वो होगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टाफिंग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द वंस विच आर ट्रू। आपको ट्रू फाइंड आउट करना है अबाउट द स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको ट्रू फाइंड करना है। सो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हायर बेस्ट पीपल एम्फेसाइजिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट ओवर पर्सन जॉब फिट। दूसरा है, Organization organizations need to hire people with unique as well as complementary KSA in order to have the capability to implement flexible and focused business strategies in a fast changing environment. C देखेंगे, organization need to hire people with talent and creativity to contribute to business strategies in a manner that will take any possible course of action in any direction. एनी डायरेक्शन। राइट। सो आपको इस इसमें आपको ट्रू बताना है कि इसमें से ट्रू क्या लग रहा है आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या डेफिनेशन आपको लग रहा है, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है एज पर द क्वेश्चन। सो आपको एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की जरूरत है, आप एक बार खुद से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते आपको समझ में नहीं आएगा। राइट। सो हमेशा आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करिए। आप भले किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, क्वेश्चन आपको एडुकेटर पढ़ के सुना रहा है, लेकिन आप फिर भी जब तक कि खुद क्वेश्चन को एक बार नहीं रीड करते तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। राइट। सो आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी सारे ही ट्रू हैं। देखेंगे कैसे, क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू हायर बेस्ट पीपल एम्फेसाइजिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट ओवर पर्सन जॉब फिट। सो सही बात है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग होती है तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वो जो पर्सन हायर किया जा रहा है उनका जोर किस पे होता है, एम्फेसाइज किस चीज पे करते हैं। एम्फेसाइज इस बात पे करते हैं कि जो पीपल हायर किए जा रहे हैं या फिर वो जो पर्सन हायर किया जा रहा है वो बेस्ट फिट है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से, एंड अलॉन्ग विद द बेस्ट फिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो जॉब के लिए फिट है कि नहीं फिट है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू हायर पीपल विथ यूनिक एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री KSA in order to have the capability to implement flexible and focused business strategies in a fast changing environment. So क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन हायर किया जा रहा है वो ध्यान में दिया जाता है कि वो फोकस्ड है कि नहीं है, जो इम्प्लीमेंट रूल एंड रेगुलेशंस किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर वो फोकस्ड होकर के उस बिजनेस स्ट्रेटेजी जो बनाई गई है उस पर वो फोकस्ड होकर के इस फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अडेप्ट है कि नहीं है, अनुकूल है कि नहीं है वो। राइट। सो ये भी बात सही है। तीसरा देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हायर पीपल विथ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी टू कंट्रीब्यूट टू बिजनेस। सही बात है। जो पर्सन हायर किया जा रहा है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव रहता है कि हम टैलेंटेड पीपल को हायर करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर वो पर्सन जो हायर कर रहे हैं वो टैलेंटेड होने के साथ क्रिएटिविटी भी हो। राइट। सो उसके टैलेंट एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पे जो बिजनेस है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, यू नो बाय टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। सो जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फिट हो पाए उसमें। राइट। और चेंजिंग इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट हो पाए, अनुकूल हो पाए उसके, अपने टैलेंट एंड क्रिएटिविटी को यूज करे बिजनेस में। तो ये सारे ही बेसिक चीजों पे एक नजर रखा जाता है कि ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज मेट होनी चाहिए इन इन द पर्सन हु इज गोइंग टू बी हायर्ड। आगे पढ़ूंगी मैं।
strategy in a manner that will take any possible course of action in any direction, जो कि तो क्या कह रहे हैं लास्ट जो पॉइंट्स हमने पढ़ा ऑप्शन सी को, कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हायर पीपल विद टैलेंट एंड क्रिएटिविटी टू कंट्रीब्यूट टू बिजनेस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, strategies in a manner that will take any possible course of action in any direction. So जो पर्सन टैलेंटेड एंड क्रिएटिव होगा वो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस स्ट्रेटजीज में अपने टैलेंट एंड क्रिएटिविटी का यूज करेगा और वो किसी भी पॉसिबल वे में एक अच्छे एक सही डायरेक्शन में पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो अपने डिसीजन सही लेगा, क्रिएटिवली लेगा, टैलेंट के बेसिस पर लेगा। तो ऐसे पीपल का हायर किया जाना सही होता है फ्रॉम द स्टाफिंग पर्पस। जब स्टाफिंग की बात आ जाती है तब ये सारी क्वालिटीज एक पर्सन में देखी जाती है, नो। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, as I said that option number 4 would be the right answer here. Read the following statements about staffing as a strategy formation. Identify the ones which are true. I think the question is repeated now. Let me go ahead. Yeah. Which of the following is not a best practice in high commitment pay? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है इन हाई कमिटमेंट पे। पहला देखेंगे, हाई वेज पॉलिसीज टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द बेस्ट टैलेंट दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। दूसरा है, एम्प्लॉयमेंट security is essential to be the employer of choice and it is the bedrock of for high quality work and willingness to be flexible and innovative. थर्ड है, encourage employee ownership of the enterprise. फोर्थ है, नॉन egalitarian symbols and perquisites. सो आपको इसमें से बताना है कि नॉट बेस्ट प्रैक्टिस इन हाई कमिटमेंट पे। हाई कमिटमेंट पे में कौन सी इनमें से बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आपको वो बताना है, राइट। सो आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे एंड देन यू जस्ट नीड टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई होप आपको सही आंसर मिल गया होगा, आपने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया होगा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नॉन इगलिटेरियन सिंबल्स एंड परक्विजिट्स। बाकी के सही कैसे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी के हैं, देखेंगे क्या उसमें लिखा हुआ है। हाई वेज पॉलिसीज टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द बेस्ट टैलेंट। सही बात है, जब भी किसी भी एम्प्लॉई को या फिर जब नया कैंडिडेट हायर हो रहा है तो उसको बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, ये होती है कि उसको मोटिवेट करने के लिए आप उसको हाई वेज दीजिए, उसको रिटेन करने के लिए हाई वेज दीजिए, ताकि दैट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिस है बेस्ट प्रैक्टिस है, और बिलीफ क्या है, बिलीफ ये है कि आपको जरूर वो मिलेगा जिसके लिए आप हकदार हो, राइट। यू गेट व्हाट यू पे फॉर, मतलब आपने जो काम किया, आपने जो कर्म किया है उसके बदले में आपको जरूर मिलता है। तो आप जो जो आपको क्या मिल रहा है, आपको अगर अच्छी सैलरी मिल रहा है इसका मतलब कि आपने अच्छा पे किया है, आपने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने इनपुट अच्छा दिया है, तभी आपको आउटपुट अच्छा मिल रहा है। सो ये स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज द बेस्ट दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन हाई कमिटमेंट पे। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू बी द एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस एंड इट इज द बेड रॉक फॉर हाई क्वालिटी वर्क एंड विलिंगनेस टू बी फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव, ये भी सही है। तीसरा है, इंकरेज एम्प्लॉय ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी सही है। ये तीनों ही ट्रू है हाई कमिटमेंट पे के लिए, बट नॉन इगलिटेरियन सिंपल एंड perquisites is not the it is not a best practice in high commitment pay. So this is how option number 4 would be the right answer, because it was asked that not correct batana hai, so option 4 is not correct. So as per the question, option number 4 would be the right answer for this question. Yeah, next question देखेंगे, which of the following may be a possible consequence of inner group conflict within the involved groups. इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ए पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इन्वॉल्व ग्रुप्स। सो इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है आपको ये समझना है। ए देखेंगे, ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस, ग्रुप बिकम्स टास्क ओरिएंटेड। सी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम्स मोर रिजिड एंड लीडरशिप बिकम्स मोर रिजिड। सो आपको क्या बताना है, इसमें बताना है
पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इन्वॉल्व्ड ग्रुप्स। सो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, खुद से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। या सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया गया है, ए बी सी एंड डी चारों ही सही हैं, चारों ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखेंगे ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस। सो क्वेश्चन क्या बोला था आपसे, पूछा क्या गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो इनमें से मतलब पूछा था कि क्या पॉसिबल पॉसिबल वे हो सकते हैं जो कि कॉन्सिक्वेंस होते हैं, मतलब एक परिणाम होते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के जो एक ग्रुप होता है उसके इंटरनली इंटरनली ग्रुप के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल वे होता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के एक तरह से क्या पूछा है कि रीजंस क्या है ग्रुप के अंदर। तो रीजन ये है ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस। सो जब ग्रुप लार्ज साइज में बढ़ने लगता है तब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब 4-5 लोगों की टीम होती है, ग्रुप होता है, वहां पे एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है कि ठीक है 5 लोगों के व्यू है। मान लीजिए एक आध दो की बात आपको नहीं समझ में आई, फिर भी अगर दो तीन ने हाँ बोला है, अगर उनकी बात सही लग रही है, इनका उनकी मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है कि ठीक है ये ज्यादा सही लग रहा है, तो ठीक है बाकी दो भी मान जाते हैं। लेकिन जब ग्रुप साइज लार्ज होने लगता है तब फिर कोहेसिवनेस जब बढ़ने लगती है, मतलब लार्ज होने लगता है, तब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पर फिर वो ग्रुप मैनेजेबल नहीं होता है। अब जहाँ पे 15-20 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, वहां पे सपोज 5 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 5 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 10 लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो वहां पे फिर इंटर ग्रुप ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो क्या बोल रहा है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस यही होते हैं। पहला तो ये हो गया कि ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस, ग्रुप की साइज बढ़ने लगती है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगता है। दूसरा है ग्रुप बिकम टास्क ओरिएंटेड। जब ग्रुप टास्क ओरिएंटेड हो जाता है कि ठीक है काम को करना है, मतलब सपोज आपको हर दिन 9 घंटे में इतना काम करके देना है, पूरे ग्रुप का टारगेट है। अब उस ग्रुप में कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो एक सपोज कोई बिल्कुल आराम से फरमा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप में क्या होता है, जब ग्रुप बेस्ड टास्क दे दिया जाता है तो ग्रुप में ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग इसमें चिल हो जाते हैं कि ठीक है ग्रुप का काम है, क्योंकि काम खराब होगा तो सबका ही नाम आएगा, अच्छा होगा तो सबका नाम आएगा। तो कुछ लोग उसमें से लेजीनेस दिखाने लगते हैं, कोई 90% काम कर रहा है तो कोई 20% काम करके ही पूरे दिन चुप बैठा हुआ है, कोई 70% काम कर रहा है, कोई 100% काम कर रहा है। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है जब ग्रुप में जब ग्रुप टास्क ओरिएंटेड हो जाता है तो कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि देखो इंसेंटिव अगर ग्रुप वाइज मिल रहा है आपको या फिर रिवॉर्ड ग्रुप वाइज मिल रहा है, तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी उतना ही मिलने वाला है, उतना ही अप्रिशिएशन मिलने वाला है, जो कम काम कर रहा है उतना, क्योंकि एज अ ग्रुप उसको भी अप्रिशिएशन मिलेगा जो काम नहीं कर रहा है ग्रुप के अंदर। तो ये भी एक रीजन होता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का। सी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकम्स मोर रिजिड। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो मोर रिजिड हो जाता है, मतलब पॉलिसीज पे बिल्कुल रिजिड रहना, नहीं राइट, पॉलिसीज एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। डी देखेंगे, लीडरशिप बिकम्स मोर रिजिड। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वेयर एज जब लीडर आपका रिजिड हो जाए, काम चाहिए तो चाहिए, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे ही जो ऑप्शंस दिए गए हैं सारे ही इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो यहाँ पर सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, सारे ही सही हैं। सो ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म 1897 and Industrial Democracy 1902, the two early writings on industrial relations। So आपको बताना है कि कौन वो ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक का नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेड यूनियनिज्म 1897 एंड दूसरा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी 1902 1902, टू अर्ली राइटिंग्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये जो बुक वो लिखी गई थी वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे लिखी गई थी। तो उनमें आपको बताना है कि जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म है वो किसने लिखा था और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी किसने लिखा था, आपको बताना है, राइट। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, सिडनी एंड बेट्रिस वेब, दूसरा है अलान फॉक्स एंड अलान फ्लैंडर्स, तीसरा है कार्ल मार्क्स एंड चौथा है ए क्लैग। सो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चंस याद रखने वाले होते हैं, इन पे कोई ट्रिक नहीं काम करती, तो ऐसे क्वेश्चन को याद करना ही
एक बड़ी ट्रिक होती है कि आप उसको याद करके ही रखिए, रिटेन करके रखिए। तो इस पे एक थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ग्लिम्स डालना होता है कि क्या किसने लिखा है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिडनी एंड बिट्रिस वेब। सो accordingly respectively you can say that book title A History of Trade Unionism 1897 is written by Sydney and दूसरा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी दैट इज रिटन बाय बेट्रिस वेब। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, सिडनी एंड बेट्रिस वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन i.e. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन वर्क was propounded by। The descending participation, i.e. workers' participation in work was propounded by। आपके सामने ऑप्शंस है द फैबियंस, द हार्वर्ड ग्रुप, द ऑक्सफोर्ड ग्रुप, द टैविस्टॉक ग्रुप। आपको सही आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द टाविस्टॉक ग्रुप। टाविस्टॉक ग्रुप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, द डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन i.e. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन वर्क्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो स्पेशली क्या पूछा गया था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन वर्क किसने प्रोपाउंड किया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्या होता है, डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन क्या होता है दूसरे वर्डों में, दूसरे शब्दों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द टाविस्टॉक ग्रुप। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल यूनियन। आपको बताना है इनमें से इंडस्ट्रियल यूनियन कौन सा नहीं है। बाकी के 3 इंडस्ट्रियल यूनियन है, एक नहीं है। द पहला है देखेंगे द इंजीनियरिंग मजदूर सभा, दूसरा है द रोहतास वर्कर्स यूनियन, तीसरा है द गिनी कामगार यूनियन एंड चौथा है द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। आपको बताना है इनमें से इंडस्ट्रियल यूनियन नहीं है, बाकी के 3 है, एक नहीं है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द रोहतास वर्कर्स यूनियन वुड बी द करेक्ट आंसर। The Rohtas Workers Union is not an industrial union. Rest of these, the Engineering Mazdoor Sabha, the Girni Kamgar Union, the Rashtriya Mil Mazdoor Sangh, all 3 are the industrial union, but the Rohtas Workers Union is not the industrial union, right? 25th देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी इसमें जो नंबरिंग है वो कहीं पे दिया है कहीं पे नहीं दिया है, तो आप उस पर फोकस नहीं करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, who has viewed collective bargaining as a process of social change। किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग को एज अ सोशल एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज देखा था। कलेक्टिव बार्गेनिंग को आपके सामने ऑथर्स के नेम है, पहला है नील डब्ल्यू चैम्बरलेन, दूसरा है J.H. रिचर्डसन, तीसरा है आर्थर डी बटलर एंड चौथा है H.W. डेवे। आपको करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। So you should be knowing that Arthur D. Butler viewed collective bargaining as a process of social change। So आप इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, that Arthur D. Butler ने collective bargaining को as a process of social change देखा था, right? Next question, which of the following was formed in the year 1947। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 1945 में फॉर्म किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है इंटरनेशनल फेडरेशन केमिकल एनर्जी माइनिंग एंड जनरल वर्कर्स, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन यूनियंस। सो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो इनमें से कौन सा है जो 1945 में फॉर्म किया गया था, उसकी फॉर्मेशन ईयर है 1945। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज द राइट आंसर हियर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1945। इंटरनेशनल फेडरेशन केमिकल एनर्जी माइनिंग एंड जनरल वर्कर्स, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन यूनियंस। इनके आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इन तीनों का फाइंड करेंगे कि इनके फॉर्मेशन ईयर्स क्या हैं, ये तीनों किस ईयर में फॉर्म किए गए थे। एक का तो आपको पता चल गया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन ईयर है 1945। बाकी के 3 आपका होमवर्क है, आप उनको सॉल्व करके आएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, अभी क्या करते हैं क्वेश्चंस
ये क्योंकि पिछले ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले पास्ट आई थिंक 13-14 के क्वेश्चन है ये, 15 के हैं, 15 या 16 के आई थिंक। तो आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, अभी क्या पैटर्न में थोड़ा चेंज कर दिया, अब ऐसे ऑनलाइन नहीं पूछेंगे, अब क्या करेंगे, ये चारों के ईयर्स दे देंगे एक तरफ और एक तरफ इनके नाम दे देंगे। अब आपको मैच करना है कि कौन सा किस ईयर में फॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पे लिस्ट वन या लिस्ट टू का क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे कर दिया है, लिस्ट वन दे दिया और लिस्ट टू दे दिया, क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन बना के लिस्ट वन लिस्ट टू कर दिया। लिस्ट वन में दे दिया सारे नेम दे दिए, इंटरनेशनल फेडरेशन केमिकल एनर्जी माइनिंग एंड जनरल वर्कर्स एंड सो ऑन, ऐसे दे दिया। और लिस्ट बी में दे दिया फॉर्मेशन ईयर्स। सो आपको अब मैच करना है, तो सारे चारों क्वेश्चंस का आपको एक ही जगह सारा आपको सारे याद करने, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 3 आपके लिए होमवर्क है। आप इन 3 का भी फॉर्मेशन ईयर आप याद गूगल करके देख लीजिएगा। बता तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करिए, थोड़ा खुद भी मेहनत करिए आप, और खुद से करेंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, आई नो। सो आप उनके वेयर निकालेंगे, तो क्योंकि अभी क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि लिस्ट वन लिस्ट टू करके देता है, उनके ईयर एक एक तरफ और फॉर्मेशन ईयर एक तरफ, और जो थीम्स है यू से वो एक तरफ दे देते हैं, तो आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पे तीन चारों दिए ऑप्शन है, चारों की आपको फॉर्मेशन ईयर याद होनी चाहिए, तभी आप मैच कर पाएंगे, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the government of India notification, the wage limit for employees to be covered under the Employees State Insurance Act 1948 is proposed to be increased to। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ₹18,000, सेकेंड ₹25,000, थर्ड ₹20,000 एंड ₹21,000। क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का? एक बार क्वेश्चन को आप खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, द वेज लिमिट फॉर, वेज की जो लिमिट है फॉर एम्प्लॉइज टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज प्रपोज टू बी इंक्रीज टू, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, दैट इज ₹21,000। अब 21,000 हो गया, उसका जो वेज लिमिट है ना एम्प्लॉइज की, वो 21,000 हो गया है, राइट, एज पर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 21,000 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो देखेंगे, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पर्संस इन द एडवाइजरी कमिटी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 what is the extent of representation of independent person in the advisory committee। पहला ऑप्शन है 1/2 of its total members, दूसरा है 1/3 of its total members, थर्ड है 1/4 of its total members and फोर्थ है 1/2 of its total members subject to a maximum of light। so आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िएगा एंड देन आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या एक्सटेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन इन द एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट पर्सन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948, दैट इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। 1/3 मेंबर होने चाहिए, आप टोटल मतलब जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 पीपल होनी चाहिए, 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स, राइट। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड आपके लिए ये क्वेश्चन मज़ेदार रहे होंगे, क्योंकि मेरी विश और मेरी होप यही रहती है हमेशा कि आप जो भी करें अच्छा करें। और ये क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चंस मैं ढूंढ ढूंढ करके ले करके आती हूँ, ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार खुद से जब स्टडी करेंगे या फिर आप जब लग के तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रहे होंगे, तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, या समझ या फिर समझ में आ रही होगी अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन को।
तो मेरा यही विश है कि आप इस अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसको क्रैक करें। और मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे क्लासेस लेते हैं, मेरे सेशंस को अटेंड करते हैं, उनको देख कर के उनको एक मोटिवेशन मिलता है या फिर उनकी पढ़ाई अच्छे से चलती है, स्मूथ होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आई विल बी मोर देन हैप्पी if somebody is cracking the exam, by taking my classes. So thank you so much for watching me. Thank you very much.